इतिहास लोक में आपका स्वागत है दोस्तों। इतिहास पाठ में आज हम बात करेंगे गांधीवाद की। मेरे पास जो किताब है उसका नाम है इतिहास के सवाल, जिसे लिखा है प्रोफेसर नंद किशोर आचार्य ने। मित्रों, हम यह चर्चा कर चुके हैं कि आज़ाद हिंदुस्तान में, और वह भी आज़ादी के इतने वर्ष बाद, गांधी को हमें किस तरह याद करना चाहिए। हमें गांधी के रास्ते पर चलने के लिए क्या करना चाहिए। एक बात यह हो सकती है कि हमें गांधीवाद को अपनाना चाहिए। मैं कह चुका हूं कि किसी महापुरुष के नाम के साथ यदि आप वाद जोड़ देते हैं तो उसे कहीं न कहीं एक सीमा में बांध देते हैं। महापुरुषों को वाद की सीमा से मुक्त करना होगा, क्योंकि जहां वाद होगा वहां प्रतिवाद भी होगा। प्रोफेसर आचार्य इसी आधार को लेकर, यानी गांधीवाद के आधार को लेकर, गांधी के बाद क्या हुआ, इस संबंध में कुछ कहना चाहते हैं। उनकी किताब है इतिहास के सवाल, उसमें एक अध्याय है यह गांधीवाद, गांधी के बाद। इस अध्याय को लेकर अब तक हम 3 बार मिल चुके हैं और आज चौथी बार मिल रहे हैं। प्रोफेसर आचार्य ने अपनी बात जयप्रकाश नारायण के एक उद्धरण से शुरू की थी। जो उद्धरण दिया था उन्होंने, वह था गांधी जी ने शुरू में ही ठेठ 1930 में ऐसी भविष्यवाणी कर दी थी कि स्वराज की लड़ाई के बाद अगर वे जिंदा बचे तो अंग्रेजों के साथ जिस तरह लड़ाई लड़नी पड़ी, वैसी ही अनेक अहिंसक लड़ाइयां स्वराज के बाद भी लड़नी पड़ेंगी। गांधी जी कितने क्रांत दृष्टा पारदर्शी पुरुष थे। गांधी जी कितने क्रांत दृष्टा पारदर्शी पुरुष थे। जयप्रकाश नारायण ने यह बात अपनी किताब मेरी विचार यात्रा में कही है, मेरी विचार यात्रा के भाग 2 में। तो जाहिर है कि आप गांधी को यदि गांधीवाद के तहत भी याद करते हैं तो यह मानना पड़ेगा कि गांधी जी जिस स्वराज की बात करते थे, उन्हें पता था कि वह स्वराज अंग्रेजों के भारत से चले जाने के साथ ही नहीं आ जाएगा। उस स्वराज के लिए स्वतंत्र भारत में भी संघर्ष करना पड़ेगा। फिर आचार्य जी ने बात की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू की। उन्होंने बताया कि यद्यपि गांधी जी ने नेहरू को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था और यह कहा था कि मेरे बाद यदि मेरी आवाज कोई बोलेगा तो जवाहरलाल बोलेगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री बने तो उनके सामने यह प्रश्न खड़ा था कि इस देश को आगे कैसे लेकर जाया जाए। उन्होंने गांधी जी के रास्ते को नहीं अपनाया। उन्होंने गांधी जी के ग्राम स्वराज को नहीं अपनाया। उन्होंने गांधी जी के ट्रस्टीशिप को नहीं अपनाया। वजह क्या थी? दुनिया जिस गति से आगे बढ़ रही थी और जिस रास्ते पर आगे बढ़ रही थी, यह बहुत कठिन था कि उस रास्ते से हटकर कोई ऐसा रास्ता अपनाया जाए जो एक आदर्श का रास्ता लगता था।
जिस रास्ते पर चलकर मंजिल पाना बहुत कठिन था, भारत के लोग उस रास्ते पर चलने के लिए प्रशिक्षित थे या नहीं, यह भी एक बड़ा प्रश्न था। इसलिए नेहरू ने हिंदुस्तान को जो रास्ता दिखाया वह रास्ता था कारखानों का और उत्पादन का। यद्यपि 1963 में, जहाँ तक मुझे ध्यान है, यह बात 1963 की ही होनी चाहिए, नवंबर 1963 में लोकसभा में उन्होंने कहा कि हमने गलती की कि हम गांधी के रास्ते पर नहीं चले, हमें अब भी गांधी के रास्ते पर चलना चाहिए। लेकिन नेहरू को समय नहीं मिला, अवसर नहीं दिया समय ने नेहरू को। फिर बात की थी प्रोफेसर आचार्य ने लोहिया जी की, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। उन्होंने कहा कि लोहिया जी गांधी के रास्ते पर चलना चाहते थे, लेकिन लोहिया जी और उनके अनुयायी संसदीय राजनीति में उलझकर रह गए और गांधी जी का जो स्वप्न था वह संसदीय राजनीति से पूरा होने वाला नहीं था। इस बीच प्रोफेसर आचार्य ने बात की थी जयप्रकाश नारायण की भी। हमने इसके पहले अंक में यह चर्चा की थी कि जयप्रकाश बाबू और आचार्य विनोबा भावे ये दोनों ही गांधीवादी थे, लेकिन एक रास्ते पर चलते हुए भी वे अलग हो गए। इसका कारण क्या? इसका कारण यही कि गांधी जी के सिद्धांतों को लागू कैसे किया जाए। हमने विनोबा भावे की बात की थी। विनोबा भावे ने भूदान और ग्रामदान के माध्यम से इस देश में जो वातावरण बनाया था कि जमीन कुछ लोगों की मुट्ठी में नहीं रहनी चाहिए, जमीन उन लोगों को मिलनी चाहिए जिनको जमीन की जरूरत है, जो जमीन को जोतते हैं, जो जमीन की सेवा करते हैं, जो हमें अन्न उपजा कर देते हैं, ऐसे लोगों के पास जमीन होनी चाहिए। लेकिन विनोबा जी का कहना था कि जो जमीन जमींदारों के पास है या उद्योगपतियों के पास है या सामंतों के पास है या पैसे वालों के पास है या प्रभावशाली व्यक्तियों के पास है, उस जमीन को आप लड़कर नहीं छीन सकते। इसके लिए सत्याग्रह करना होगा, लोक शिक्षण करना होगा। लेकिन यह आंदोलन भी एक बार तो गति में आया, लेकिन बाद में कमजोर पड़ गया। इसी प्रसंग को हम आगे बढ़ाते हैं। वे लिखते हैं आचार्य जी कि यह भी सही है कि भूदान ग्रामदान आंदोलन में यह भी सही है कि भूदान ग्रामदान आंदोलन में आ गए बहुत से दोषों और कमजोरियों के बावजूद उसकी उपलब्धियां भी उल्लेखनीय कही जा सकती है। सर्वोदय की आधिकारिक पद्धति से मोह भंग के दौर में भी स्वयं जयप्रकाश नारायण यह स्वीकार करते हैं कि न केवल इस आंदोलन में आम जनता बड़े पैमाने पर शामिल हुई, बल्कि आंकड़ों की दृष्टि से भी आंखें खोलने वाला परिणाम इस आंदोलन का आया। देश भर की राज्य सरकारों ने भूमि सुधार संबंधी कानून बना बनाकर जो परिलाभ हासिल किए हैं, उनसे कई गुना अधिक भूमि भूदान ग्रामदान द्वारा वितरित की गई है। और सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात तो यह है कि सदियों से भूमि की मिल्कियत संबंधी जो मूल्य समाज में प्रतिष्ठित थे, उनके प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में एक मनोवैज्ञानिक परिवर्तन इस आंदोलन के द्वारा आया।
लेकिन जल्दी ही उत्साह ठंडा पड़ गया और स्वयं जयप्रकाश जी के शब्दों में ग्रामदान और मिल्कियत विसर्जन की नई परिकल्पनाओं के प्रति शुरू में उत्साह की जो लहर तोड़ी थी, उसके शांत हो जाने पर अधिकतर गांव फिर से अपने पुराने ढर्रे पर चलने लगे। नतीजा यह हुआ कि ग्रामदान का संदेश दूर दूर तक पहुंचा अवश्य, लेकिन गांवों के आर्थिक व शासकीय ढांचे में प्रभावकारी परिवर्तन नहीं हुए। इसी तरह स्वदेशी और ट्रस्टीशिप की अवधारणाओं में सर्वोदय का विश्वास तो जरूर रहा, लेकिन बड़े उद्योगों को स्थापित करने की सरकारी नीति के विरोध या ट्रस्टीशिप की स्थापना के लिए कोई दबाव निर्मित करने का काम उसने नहीं किया। सच तो यह है कि गोवध बंदी या शराबबंदी के लिए जितना दबाव सरकार पर डाला गया, उतना भी ग्राम स्वराज या ट्रस्टीशिप के लिए नहीं डाला गया। फिर लिखते हैं प्रोफेसर आचार्य, लोक शिक्षण भी सत्याग्रह का एक अंग है, लेकिन उसी तरह जिस तरह गांधी जी ने इस आंदोलन को चलाया था, या उसी तरह नहीं जिस तरह गांधी जी ने चलाया था। लिखते हैं कि लोक शिक्षण भी सत्याग्रह का एक अंग है, लेकिन उसी तक सत्याग्रह को सीमित कर देना विनोबा के कार्यक्रम की सीमा रही। गांधी जी भी लोक शिक्षण के द्वारा हृदय परिवर्तन पर जोर देते थे, लेकिन उनके लिए अहिंसक संघर्ष भी हृदय परिवर्तन की एक विधि था। आगे लिखते हैं प्रोफेसर आचार्य कि स्वयं कष्ट सहकर दूसरे में सोए मनुष्य को जगाना भी शिक्षण का ही एक प्रकार माना जाना चाहिए। लेकिन विनोबा सत्याग्रह के संघर्ष, अहिंसक संघर्ष वाले रूप को भी टकराव मानते थे और उससे बचना चाहते थे। यह गांधी जी का रास्ता नहीं हो सकता था। न्यासिता के सिद्धांत का व्यावहारिक रूप देखने के लिए गांधी जी जिस त्रिआयामी योजना का प्रस्ताव करते हैं, वह उनके अन्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भी लागू होता है। एक ओर गांधी जी पूंजीपतियों से आग्रह करते हैं कि वे न्यासिता के सिद्धांत को स्वीकार कर अपने पाप का प्रायश्चित करें, लेकिन साथ ही वे श्रमिकों और राज्य को भी अपनी अपनी भूमिका निभाने का निर्देश देते हैं। श्रमिकों से वे कहते हैं कि उन्हें पूंजीपतियों के हृदय परिवर्तन का इंतजार करने की जरूरत नहीं। उन्हें पूंजीपतियों के हृदय परिवर्तन का इंतजार करने की जरूरत नहीं। शिक्षण ही नहीं, अहिंसक असहयोग और सविनय अवज्ञा भी गांधी जी की दृष्टि में दो सही और अचूक उपाय हैं। जिन उपायों को ब्रिटिश साम्राज्य जैसी शक्ति के सम्मुख काम में लिया जा सकता है, उन्हें पूंजीपतियों के शोषण और अन्याय को मिटाने और आर्थिक समानता लाने के लिए क्यों नहीं काम में लिया जा सकता। यह सिद्धांत की नहीं, उसे व्यवहार में लाने का प्रयत्न करने वाले कार्यकर्ताओं की ही कमी मानी जानी चाहिए कि उन्होंने मात्र लोक शिक्षण को ही महत्व दिया, अहिंसक असहयोग और सविनय अवज्ञा को नहीं। राज्य से भी गांधी जी यही अपेक्षा करते हैं कि वह कानून बनाकर न्यासिता के सिद्धांत को लागू कर सकता है। दरअसल गांधीवादी मुद्दे पर भी एक अहिंसक लड़ाई लड़ना और राज्य पर भी दबाव डालकर संबंधित कानून बनवाने का प्रयास करना वांछनीय होना चाहिए था, लेकिन सर्वोदय आंदोलन हमें इस दिशा में कहीं भी सक्रिय नहीं दिखता। शायद यही कारण रहा कि शोषण और अन्याय से पीड़ित समाज में सर्वोदय के कार्य केंद्रीय भूमिका नहीं निभा पाए। उनकी उपस्थिति हाशिए पर ही रही। संभवतः इसी कारण जयप्रकाश नारायण को अंततः विनोबा से अलग रास्ता पकड़ना पड़ा। यह केवल तत्कालीन परिस्थिति को लेकर दोनों नेताओं के मतभेद नहीं थे, जिन्होंने एक दूसरे का अत्यंत आदर करने वाले दो गांधी विचारकों को अलग कर दिया। बात अधिक गहरी थी, क्योंकि जयप्रकाश विनोबा की पद्धति से ही धीरे धीरे असंतोष अनुभव करने लगे थे। जेपी इस बात को समझने लगे थे कि विनोबा जी के रास्ते पर जिस अहिंसक क्रांति की सिद्धि के लिए पिछले 20 सालों से हम जूझ रहे हैं, उस क्रांति का ध्येय ग्रामदान आंदोलन द्वारा सिद्ध होना संभव नहीं। 1954 से 1974 तक जेपी विनोबा के आंदोलन के अंग बनकर रहे थे, पर अब वह किसी
नए मार्ग की खोज में लग गए। यह नया मार्ग था संपूर्ण क्रांति की अवधारणा और उसके लिए अहिंसक संघर्ष की पद्धति की स्वीकृति। बिहार आंदोलन, आपातकाल और जनता पार्टी को संपूर्ण क्रांति की अवधारणा से जोड़कर देखना उतना ही गलत होगा जितना जवाहरलाल नेहरू की सरकार को गांधी जी की अहिंसक समाज या ग्राम व्यवस्था की अवधारणा से जोड़कर देखना। संपूर्ण क्रांति गांधी दृष्टि का ही नव रूपांतर है, क्योंकि उसमें न केवल सभी प्रकार के सामाजिक आर्थिक संबंधों की अहिंसक संरचना पर बल है, बल्कि उसकी सिद्धि के लिए भी दलीय या संसदीय राजनीति के बजाय निर्दलीय अहिंसक संघर्ष या सत्याग्रह को ही एकमात्र उचित पद्धति माना गया है। जयप्रकाश तो संपूर्ण क्रांति के संदर्भ में गांधी विचार में अब तक निषिद्ध पद वर्ग संघर्ष को भी ले आते हैं, यद्यपि उसके अहिंसक होने पर उनका आग्रह बराबर बना रहता है। इसलिए मेरी कल्पना के वर्ग संघर्ष में हिंसा की कोई जगह नहीं है, और मैं दृढ़ता पूर्वक यह मानता हूँ कि वर्ग संघर्ष में हिंसा को दूर रखा जा सकता है। वह शांतिमय संघर्ष के रूप में, असहयोग के रूप में, सत्याग्रह के रूप में ही हो सकता है। वह तो यहाँ तक मानते हैं कि केवल समझाने बुझाने से काम नहीं चलेगा, इसलिए वर्ग संघर्ष एक तरह से अनिवार्य है। भूदान, ग्रामदान के 20 वर्षों के अनुभव के बाद जेपी कहते हैं, जो हल चलाता है उसकी जमीन न हो, यह तो बड़ा अन्याय है। उसको यह अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन यह अधिकार हल चलाने वाले को कैसे मिले? इसका जवाब तो यही लगता है कि वह स्वयं अपने अधिकार का दावा करे। जब तक नीचे के वर्गों में आत्मसम्मान पैदा नहीं होगा, उनके आत्मविश्वास का दबाव नहीं होगा, तब तक ऊपर के वर्गों का अपने आप बदलना संभव नहीं लगता है। इस प्रकार मैं दोहरे दबाव की कल्पना करता हूँ। मित्रों, यहाँ आकर जयप्रकाश पुनः गांधी का रास्ता पकड़ लेते हैं। दो तरफा दबाव जरूरी है। जिसको लाभ चाहिए, जिसके हित में काम हो रहा हो, उसका जागना भी जरूरी है। ईमानदार और निस्वार्थ युवकों कार्यकर्ताओं द्वारा व्यापक लोक शिक्षण का दबाव और पिछड़े दबे लोगों के व्यापक वर्ग संघर्ष का दबाव की यह दोहरी ताकत अर्ध सामंती परंपराओं और शोषण की व्यवस्था को तोड़ेगी। ये बात जयप्रकाश कहते हैं। कहा जा सकता है कि संपूर्ण क्रांति की अवधारणा भी जयप्रकाश जी के देहावसान के साथ ही समाप्त हो गई, और आज उसका कोई भी नाम लेवा नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि क्या शोषण, दमन और उत्पीड़न समाप्त हो गए हैं? क्या एक अहिंसक समाज की रचना आज भी हमारी केंद्रीय जरूरत नहीं है? क्या हिंसा से एक अहिंसक समाज की रचना संभव है? क्या केवल लोक शिक्षण से समाज में अपेक्षित बदलाव हो सकेगा? क्या लोक शिक्षण के साथ साथ अहिंसक संघर्ष या सत्याग्रह ही एकमात्र उचित रास्ता नहीं? यदि हम मानते हैं कि अहिंसक तरीके से ही एक अहिंसक समाज की रचना हो सकती है और संघर्ष अहिंसक भी हो सकता है, तो हम चाहे जिस शब्द का इस्तेमाल करें, हमारा लक्ष्य गांधी जी के लक्ष्य से मिल जाएगा। सवाल सिर्फ यह है कि क्या हम वैसी अहिंसक लड़ाइयाँ लड़ने के लिए तैयार हैं जैसी गांधी जी ने ब्रिटिश साम्राज्य के साथ लड़ी थी। तो मित्रों, यह था आज का इतिहास पाठ, गांधीवाद, गांधी के बाद। बात वहीं आकर ठहरती है कि चाहे नेहरू जी हों, लोहिया जी हों, विनोबा जी हों, जयप्रकाश जी हों या दूसरे लोग हों, गांधी के रास्ते पर चलना बहुत कठिन है, बहुत कठिन। उस रास्ते पर चलने के लिए यदि आप राजनीति में काम कर रहे हैं तो आपको पद का लोभ छोड़ना होगा, या आप जहां भी काम कर रहे हैं वहां आपको अपना निजी लाभ नहीं देखना है। यह यदि सोच सकते हैं तो आप गांधी के रास्ते पर चल सकते हैं। आप उस रास्ते को
चाहे गांधी दर्शन कहें, गांधीवाद कहें, गांधी जी की शिक्षाएं कहें या कुछ और कहें, लेकिन आप कुछ भी कहें उसमें गांधी जी जरूर होने चाहिए। तो नमस्ते, फिर मिलेंगे।